हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम वर्ल्ड की टॉप जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को ब्रीफली कवर करते हैं। हम सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स ही नहीं देखते बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और बाकी पड़ोसी देशों पर भी खास फोकस रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएई के राष्ट्रपति की इंडिया विजिट के बारे में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सडनली इंडिया के विजिट पर आ रहे हैं। सडनली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर ऐसी हाई लेवल विजिट 2-3 महीने पहले अनाउंस कर दी जाती है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब यह कोई रूटीन विजिट नहीं है, कुछ अर्जेंट चल रहा है। अब सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है यमन में चल रही सिविल वॉर को। यमन की लड़ाई में पूरा मिडिल ईस्ट दो खेमों में बटा हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहाँ एसटीसी को सपोर्ट करता है, जबकि सऊदी अरेबिया यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट को। दूसरा बड़ा एंगल है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन की है, जो यूएई के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। अब अगर मिडिल ईस्ट को देखें तो 3 सबसे पावरफुल प्लेयर्स माने जाते हैं। पहला है कतर, जिसने अमेरिका के साथ डिफेंस डील साइन कर रखी है। दूसरा सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। और तीसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसने अभी तक किसी के साथ फॉर्मल डिफेंस डील साइन नहीं की है। यहीं से इंडिया का रोल शुरू होता है। माना जा रहा है कि यूएई अब इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन या कोई डिफेंस डील एक्सप्लोर करना चाहता है। यूएई के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इंडिया के पास मैन पावर, मिलिट्री एक्सपीरियंस और ग्रोइंग डिफेंस इंडस्ट्री है। दोनों के इंटरेस्ट यहाँ अलाइन होते हैं, लेकिन इंडिया ऐसी कोई डील साइन करेगा ये मुश्किल है, क्योंकि इंडिया ने आज तक किसी भी कंट्री के साथ ऐसी डील साइन नहीं की है। अगर इंडिया किसी वजह से यूएई के साथ डिफेंस डील साइन नहीं करता तो ये तय है कि यूएई दूसरे ऑप्शंस देखेगा, और उस लिस्ट में चाइना का नाम आना कोई सरप्राइज नहीं होगा। चीन पहले से मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, चाहे पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिफेंस कॉपरेशन। अब रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और यूएई के रिश्ते काफी स्ट्रांग है। इंडिया और यूएई यूनाइटेड नेशंस, ब्रिक्स, I2U2 और यूएफआई जैसे ग्रुप में साथ काम करते हैं। यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रेड होता है, और यूएई उन चुनिंदा देशों में से है जहां इंडिया का यूपीआई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया फ्रांस की राफेल डील को लेकर है। अभी की सिचुएशन यह है कि इंडिया फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने इन 114 फाइटर जेट्स को अप्रूव कर दिया है, लेकिन ये सारे जेट एक साथ इंडिया नहीं आएंगे, फेजेज में आएंगे। कभी 10 आएंगे, कभी 15, कभी उससे कम या ज्यादा। और इसी बीच इंडिया फ्यूचर ट्रांचेस में और राफेल जोड़ सकता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो आने वाले सालों में इंडिया की राफेल फ्लीट में 200 के आसपास राफेल हो सकते हैं। अभी इंडिया पहले ही 36 राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है, और वो एयरफोर्स में एक्टिव सर्विस में भी है। इंडियन एयरफोर्स को एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी पड़ रही है। इसी वजह से एयरफोर्स का टारगेट है कि 50 स्क्वाड्रॉन्स बनाना। स्क्वाड्रॉन एक फाइटर जेट्स का ग्रुप होता है। एक स्क्वाड्रॉन में आमतौर पर 16 से 18 फाइटर जेट होते हैं। हर स्क्वाड्रन को किसी खास रोल या मिशन के लिए तैयार किया जाता है, जैसे एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक, डीप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, एयर डिफेंस या ऐसे करके और भी रोल होते हैं। लेकिन अभी इंडिया के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। इनमें सुखोई 30, राफेल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट शामिल है। ये नंबर काफी कम है, खासकर जब आप कंपेयर करें। चीन के पास लगभग 70 स्क्वाड्रन है, अमेरिका के पास 130 और रूस के पास 60 के आसपास। ऊपर से इंडिया के जैगुआर फाइटर जेट 2035 तक फेज आउट होने लगेंगे। मिग 29 और मिराज 2000 भी 2030 तक रिटायर होने की लाइन में है, इसलिए इंडिया को नए मीडियम फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। नेक्स्ट अपडेट इंडिया अमेरिका को लेकर है। इंडिया ने भी अमेरिका पर 30% के टैरिफ लगा दिया है। इंडिया ने यहाँ बेसिकली ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया है। आप सबको पता है कि अमेरिका ने इंडिया पर 50% तक के टैरिफ लगा रखे हैं, तो इंडिया ने भी पलटकर जवाब दिया और अमेरिका से भारत आने वाली दालों पर 30% का टैरिफ लगा दिया। इंडिया यूएस की पल्सेस यानी दालों का सबसे बड़ा बाजार है। मतलब अमेरिका की जो दालें बाहर जाती हैं उनमें इंडिया की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। इंडिया ने यही वीक पॉइंट पकड़ लिया। सीधे सीधे कहा जाए तो इंडिया ने वही टैक्टिक्स अपनाई है जो पहले चाइना ने अपनाई थी। यूएस चाइना टैरिफ वार के दौरान चीन ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया था, क्योंकि वही अमेरिका की कमजोरी थी। वैसे ही इंडिया ने अमेरिकी दालों पर टैरिफ लगाकर यूएस की एक सेंसिटिव जगह पर हिट किया है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, उसको वोट देने वालों में फार्मर्स की संख्या काफी ज्यादा है, और ये वही किसान है जो पल्सेस एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया में अमेरिकी दालों पर ज्यादा टैक्स लगेगा तो सीधा नुकसान इन्हीं किसानों को होगा, और जब किसानों को नुकसान होगा तो उसका पॉलिटिकल प्रेशर ट्रंप पर आना ही है।
यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील जल्दी सामने आ सकती है। अमेरिका के अंदर से ही ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। इसका एक क्लियर एग्जाम्पल ये है कि यूएस के 2 कांग्रेसमैन ने ट्रंप को लेटर लिखकर टैरिफ हटाने की मांग की है। अगर पीछे जाए तो पहले इंडिया यूएस की दालों पर कोई टैक्स नहीं लगाता था। 2020 में खुद ट्रंप की रिक्वेस्ट पर इंडिया ने अमेरिकी पल्सेस को ड्यूटी फ्री कर दिया था। उस वक्त भी ट्रंप ने इंडिया को लेटर लिखकर कहा था कि यूएस पल्सेस पर टैक्स न लगाया जाए। नेक्स्ट अपडेट रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर है। इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 7,280 करोड़ रुपए का प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद इंडिया में ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है। इस पूरे प्लान के तहत टारगेट रखा गया है कि इंडिया हर साल 6,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेगा। अभी की सिचुएशन ये है कि पूरी दुनिया में जो भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनते हैं, उनमें से लगभग 85% अकेले चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। अब इंडिया की बात करें तो भारत हर साल चीन से करीब 2,440 करोड़ रुपए के रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये इंपोर्ट हर साल करीब 80% की रफ्तार से बढ़ रहा है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स कोई नॉर्मल चीज नहीं है। इनका इस्तेमाल लगभग हर हाईटेक और क्रिटिकल सेक्टर में होता है, जैसे ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, डिफेंस से जुड़े सिस्टम में जैसे रडार और फाइटर जेट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स में और यहाँ तक कि रिचार्जेबल बैटरीज में भी। इसलिए अब इंडिया ये नहीं चाहता कि वो पूरी तरह किसी एक देश पर निर्भर रहे। नेक्स्ट अपडेट बोर्ड ऑफ पीस को लेकर है। ये बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, खासतौर पर गाजा के रिकंस्ट्रक्शन और वहां पीस लाने के नाम पर। इस बोर्ड को यूनाइटेड नेशंस के अगेंस्ट में देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी वार जोन में पीस या रिकंस्ट्रक्शन की बात आती है तो ये काम यूनाइटेड नेशंस करता है। लेकिन यहाँ ट्रंप ने यूएन को साइड में रखकर एक अलग से स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड का स्ट्रक्चर भी काफी हद तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसा है। इसमें परमानेंट सीट्स होगी, वीटो पावर होगी। जो भी कंट्री परमानेंट सीट चाहती है उसे $1 बिलियन की फी देनी होगी। बाकी देशों को 3 साल की टेम्परेरी सीट मिलेगी। अब लीडरशिप की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में जारेद कुशनर है, जो ट्रंप के दामाद भी हैं। इनके अलावा मार्को रूबियो, अजय बंगा और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जैसे नाम शामिल हैं। कंट्रीज की बात करें तो ट्रंप ने इस बोर्ड में इंडिया, पाकिस्तान, हंगरी, जॉर्डन, ग्रीस, साइप्रस, तुर्की, कतर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजिप्ट, अर्जेंटीना समेत कई देशों को इनवाइट किया है। लेकिन यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, चाइना और रशिया को इस बोर्ड में इनवाइट नहीं किया गया। यही वजह है कि इसे जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखा जा रहा है, सिर्फ पीस इनिशिएटिव की तरह नहीं। वहीं इसराइल ने तुर्की और कतर को इनवाइट किए जाने को लेकर ओपनली ऑब्जेक्शन जताया है। अब तक की ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस बोर्ड को अब तक सिर्फ हंगरी ने सपोर्ट किया है, बाकी देश अभी वेट एंड वॉच मोड में है। एंड में मैं फिर वही कहूँगा, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए इंडिया को यूएई के साथ डिफेंस डील साइन करनी चाहिए या नहीं।